नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर यह हम लोग का 16वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग भारतीय मानसून या भारतीय जलवायु पर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार है, चैनल पे पहली बार है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अल बुरूनी, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल अहमदी। तो आपके पास समय है, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। सही आंसर आपके सामने कुछ ही देर में होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अल मसूदी। अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। यह 915 से 916 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। तो ये बगदाद का निवासी था अल मसूदी, और 915 से 916 ईस्वी के मध्य ये इसने भारत की यात्रा की थी, और तभी इसने भारतीय मानसून का वर्णन सब किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए एल नीनो, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको ऐसे आंसर की पहचान करनी है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। आइए गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर से प्रभावित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के नाम से खाड़ी की धारा अर्थात गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो और एक चीज और बता दूं कि गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा है, कैसी धारा है, इस ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पीसीएस के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिए गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, गर्म पानी की धारा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, ऑप्शन बी शिमला में वायुदाब अधिक है, ऑप्शन सी या उच्च तुंगता पर है, ऑप्शन डी शिमला में अधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी या उच्च तुंगता पर है के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा नहीं होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर लोग गलत करके आते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन भारत में आमतौर पर 1 जून से केरल से शुरू होता है और यह अगले 45 दिनों तक अर्थात सितंबर तक देश के समस्त भागों में पहुंच जाता है। लेकिन तमिलनाडु में इस मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती वह है। देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी के ऊपर बन गया, काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में। उत्तरी पूर्वी मानसून का नामकरण इसके उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के विपरीत दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत में अरब सागर के मार्ग से होता है। यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसका प्रवेश भारत में अरब सागर से होता है, और अर्थात 2 धाराओं से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रवेश भारत में होता है, एक अरब सागर से, एक आपका वे ऑफ बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी केरल के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। 1 जून से केरल में शुरू हो जाती है। ये जो मानसून जो है, मानसून का प्रवेश 1 जून से केरल में शुरू हो जाता है और अगले 45 दिनों तक ये देश के समस्त भागों में पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऐसे स्थान की पहचान करनी है हमें जो कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से दोनों मानसून वहां पे मिलते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए, तो सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। आइए थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं से विभाजित होकर प्रविष्ट करता है। पहला है आपका अरब सागर की धारा, दूसरी है आपकी पश्चिम बंगाल की खाड़ी की धारा। अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 धाराओं में देश में प्रवेश करती है। एक है अरब सागर की धारा जो कि केरल में पहुंचती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की धारा। दोनों शाखाएं पश्चिम बंगाल व निकटवर्ती पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं, लेकिन इस समय दोनों ही धाराओं की आर्द्रता क्षीण हो चुकी होती है, अर्थात वर्षा होने की जो शक्ति होती है इनकी काफी क्षीण हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते। ध्यान रखिएगा, देश के मानसून की जो धाराएं अरब सागर और पश्चिम बंगाल, ये दोनों आपके पंजाब और निकटवर्ती हिमालयों में आपस में मिलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ऑप्शन ए स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी लौटता हुआ मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे कि ये कहाँ से निर्माण होता है पश्चिमी विक्षोभ का और क्यों यहाँ तक आके भारत में वर्षा करता है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश व विदर्भ। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ए इज द राइट आंसर। मानिसराम जो कि मेघालय में है, यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। मानिसराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन 10वां आ गया आपके सामने। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मानेसराम, ऑप्शन डी शिमला। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मानेसराम, ये मेघालय में स्थित है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय तथा राजस्थान, ऑप्शन सी असम तथा राजस्थान, ऑप्शन डी केरल तथा राजस्थान। तो ऐसे देखते हैं, अगर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय और सबसे कम वाला राजस्थान, तो दोनों ऑप्शन आपके बी में मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग ऑप्शन बी मेघालय तथा राजस्थान के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण क्या है? वार्षिक तापांतर से तात्पर्य होता है कि दिन में अधिक गर्मी, और जितने दिन में अगर 45 डिग्री तक तापमान है और रात में अगर 20 डिग्री हो जा रहा है टेम्परेचर, तो उसके बीच का जो 25 डिग्री का अंतर है, इसी को वार्षिक तापांतर कहते हैं। माफ कीजिएगा, इसे दैनिक तापांतर बोलते हैं, और क्वेश्चन में बात कर रहा है वार्षिक तापांतर की। तो वार्षिक तापांतर, जैसे कि दिल्ली में ठंडी भी अधिक पड़ती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है, तो इन 2 मौसमों के बीच का जो वार्षिक तापांतर होता है, इसी को बोलते हैं वार्षिक तापांतर। और जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था वो दैनिक तापांतर की बात हो रही थी। तो वार्षिक तापांतर में ठंडियों में दिल्ली का तापमान आपका मिनिमम 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर आपका रहता है गर्मियों में, ये आपका 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। तो इसी को वार्षिक तापांतर बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? ऑप्शन ए अल्प वर्षा, ऑप्शन बी कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी मरुस्थल से निकटता, ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी। तो अगर आप लोग ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो शहर समुद्र के किनारे होते हैं वहां तो ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। जैसे आप मुंबई का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे साल भर एक ही प्रकार का मौसम बना रहता है।
तो इसी को वार्षिक तापांतर से आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? अब दैनिक तापांतर की बात हो रही है, उससे पिछले वाले क्वेश्चन में वार्षिक तापांतर की बात हो रही थी। ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेशों में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन बी अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो सर्वाधिक दैनिक दैनिक तापांतर आपको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजस्थान में आप पता होगा कि दिन में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के भी पार चला जाता है और रात में वही टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है, यानी रात में आपको ठंडी होती है, दिन में काफ़ी अधिक गर्मी। तो इसी नाते वहाँ का जो दैनिक तापांतर है वो काफ़ी अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए लौटता मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय वर्षा, ऑप्शन डी शीतकालीन मानसून। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। आइए पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ अर्थात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों पर भूमध्य सागर, अंध महासागर से नमी लेकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तरी भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गिरा देते हैं। उत्तरी भारत में रबी की फसल अर्थात गेहूं की फसल के लिए यह वर्षा अति आवश्यक होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं और किस कारण से यह उत्तरी भारत और नेपाल, पाकिस्तान आदि में वर्षा करती है। अगर हिमालय क्षेत्र में यह वर्षा करती है तो यह बर्फ के रूप में गिरती है और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर नदियों के माध्यम से हम लोग के बीच पहुंचता है। तो चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी विक्षोभ मैक्सिमम आपका फरवरी लास्ट और या मार्च के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ का जो इस बार 2020 में पश्चिमी विक्षोभ का जो बना रहा वो अप्रैल माह तक, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में भी देखा गया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हुई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन बी बेल्लारी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी लेह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी लेह के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। लेह उत्तरी भारत की लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। यह शहर 3520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ अपने से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, ऑप्शन बी इसके निकट घने वन नहीं है, ऑप्शन सी या मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है, ऑप्शन डी या वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन डी या वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। मुंबई में पुणे से कम वर्षा होती है, तो पुणे जो है आपका वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है। आइए वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी पर्वत श्रेणी के पवन विमुखी ढाल पर स्थित क्षेत्र जहां औसत वर्षा अपेक्षाकृत अत्यल्प होती है उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोगों ने पश्चिमी घाट देखा होगा। भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, यानी जिस तरफ मुंबई स्थित है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ मुंबई स्थित है और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल की तरफ आपका पुणे स्थित है। तो आइए इसको ध्यान में रखते समझते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर कई स्थानों पर औसत वार्षिक वर्षा 300 मीटर से भी अधिक होती है, जबकि इसके पूर्वी ढालों पर अति अल्प वर्षा होती है, जो कि आप मान सकते हैं 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो मुंबई जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ स्थित है और जबकि पुणे आपका पश्चिमी ढाल के पूर्वी ढाल की तरफ स्थित है। इसी वजह से दोनों में वर्षा का ये गैप हम लोग को देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर का। आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसमें आप लोगों को वीकली करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है। जैसे मई से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर सुपर 30 नाम से आप लोग को दे दिया गया है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है और ये वीडियो हर संडे को आपको मिल जाया करेगी। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा संडे को, ये आपको मई के सेकेंड वीक पे आधारित होगा। अगर आप लोग
करंट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके शिवांश दुबे अर्थात मेरे द्वारा कवर कराया गया है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वर्षा का औसत क्या है? ऑप्शन ए 98 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 128 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 138 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी 118 सेंटीमीटर के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। भारत में वर्षा का औसत 118 सेंटीमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऊपर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई अलग क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कराया है। आइए देखते हैं इसको। ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, ऑप्शन सी अरब सागर की मानसूनी शाखा से, ऑप्शन डी लौटते मानसून से। और अगर आप लोग आंसर सही कर ले जा रहे हैं तो आप लोग ने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं उसका फायदा आप लोग को मिल रहा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, जो कि बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है अर्थात जनवरी से लेकर मार्च तक जो वर्षा होती है तड़ित झंझावात और तूफानों के रूप में, वो पश्चिमी विक्षोभ के ही कारण होती है। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आम्रवर्षा मैंगो सावर है। आमों की बौछार, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली ये वर्षा है। यह वर्षा, इसको आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्षा जो कि मार्च और अप्रैल में होती है आम के पकने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इस वर्षा के होने के बाद आम में मीठापन या पकना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगो सावर कहा जाता है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारत जैसे देश में इतनी अधिक वर्षा होने के बावजूद भी यहाँ पे पानी की कमी होती है, लोगों के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं और इतने सालों से सरकार की महत्वपूर्ण विफलताओं में से गिना जा सकता है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों जैसा कि सबको पता है ये सारे ही कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, जब अचानक से वर्षा होती है तो वर्षा का पानी अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं उसे रोकने का तो वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, जिसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, अचानक से वर्षा हुई उसके बाद धूप निकल आया तो भाप जो वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, ये भी एक कारण है। ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो भारत में जो वर्षा होती है वो अपने मानसून जो होता है जून से लेकर सितंबर तक होती है, उसमें भी काफ़ी हफ्तों में रुक रुक कर वर्षा होती है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो इसीलिए भारत को प्यासी धरती समझा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके साथ जो भी फैक्ट बताए होंगे आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।